Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start another topic that is accounting concepts and conventions. ठीक है, देखो टॉपिक पढ़ने से पहले हम जनरल मीनिंग पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होते हैं ना, तभी उनके हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। कंसेप्ट है कौन कौन से, देखो कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं आपके जो कि लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अगर अब कोई भी रूल या प्रिंसिपल लॉ के द्वारा बनाया गया है तो वो प्रिंसिपल आपको यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म इन नेचर, यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, एंड सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली अडॉप्शन, एंड द थर्ड वन इज, देखो जब लॉ के द्वारा बनाए गए हैं तो क्या आप उसमें कोई चेंजेस कर पाएंगे, क्या आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे? नो, जो आपको रूल ने बोल दिया आपको एज इट इज वही फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या है यहाँ पर, और यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना है तो यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी, नो बायस, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो देखो कंसेप्ट्स क्या होते हैं आपके, कंसेप्ट्स ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि लॉ के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना तो आपको उन्हें यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे अपनी, तो वो कैसे करेंगे, कुछ तो बेस होगा ना आपके पास, कुछ तो रूल्स होने चाहिए आपके, कुछ आपके गाइडलाइंस होनी चाहिए, है ना। तो उन्हीं रूल्स प्रिंसिपल्स को बोलते हैं कंसेप्ट। ठीक, चलो अब देखते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस का मीनिंग। देखो कंसेप्ट भी बोलते हैं और इन्हें हम अकाउंटिंग असम्पशंस भी बोलते हैं। क्या बोला गया, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग to all the people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statements. क्या कहा गया है कि हम अगर आप चाहते हैं कि जो आप अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं आप, अगर वो कन्वे करे बहुत अच्छे से मीनिंगफुल, है ना, तो आपको क्या चाहिए कि आप इन द सेंस मोस्ट ऑफ जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो नंबर ऑफ कंसेप्ट्स पर रिलाई करते हैं। यही लिखा गया है, मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स हैव एग्रीड ऑन, बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो एग्री करते हैं नंबर ऑफ कंसेप्ट्स पे, ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर। अब दीज कंसेप्ट्स प्रोवाइड, जो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये आपको फाउंडेशन देते हैं, ये आपको बेस देते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का। देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई रूल नहीं पता, कोई गाइडलाइंस नहीं पता, तो आप कुछ भी करते जाएंगे, है ना, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं होंगे। जो आप इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, वो आपके कभी भी रिलायबल नहीं होंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि जो ये कंसेप्ट्स होते हैं ना, ये आपका फाउंडेशन प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस। फाउंडेशन मीन्स आपका ये बेस बनाते हैं। ठीक है, नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स without considering these basic concepts or assumptions। देखो कोई भी बिजनेस ये नहीं बोल सकता है कि हमें अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैं कोई भी कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं करूंगा। नो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं देन यू हैव टू फॉलो, इवन वी कैन से यू मस्ट फॉलो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस। ठीक है, तो अब आपकी कुछ टाइम 10 आपके कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, अभी हमें नहीं पता बिजनेस एंटिटी क्या है, हम जस्ट ये देख रहे हैं कि कंसेप्ट होते कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर अभी हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इनका आप आइडिया लगा सकते हैं कि मनी मेजरमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है ना। गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आता है डुअल कंसेप्ट, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन भी बोलते हैं आप इसे, revenue recognition concept or we can say revenue realization concept. 8th one is matching concept, 9th one is accrual concept and the last one is objectivity. ठीक है, तो चलो अब हम इनको डिस्कस करते हैं पहले वन बाय वन। फर्स्ट आता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी आपके ऑनर्स हैं और जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट होती है। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई है इट मींस वो ऑनर की ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो आइडेंटिटी है बिजनेस की और जो आइडेंटिटी है उनके ऑनर्स की, दोनों ही सेपरेट है और दोनों ही डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, तो जो आप बुक
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो किसके अकाउंट में करेंगे, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे, बिजनेस की, ना कि ऑनर की। ठीक है, तो चलो देखो क्या लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट। क्या है ये, बिजनेस को आपने एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट माना है फ्रॉम इट्स, किससे सेपरेट है, किससे डिस्टिंक्ट है, फ्रॉम इट्स ऑनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स, जो भी आपकी अदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ठीक है, चाहे आपके एम्प्लॉइज है, कुछ भी है वो आपका, तो आप अपने बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करते हैं उनसे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेस ही ओन्स और रन्स। कभी भी देखो, एक तो फर्स्ट थिंग तो ये आई है कि जो आपके ऑनर्स हैं या आपका जो बिजनेस है उनको सेपरेट रखो। ठीक है, और एक चीज और बोलिए, जो वो बिजनेस रन कर रहा है वो क्या होता है, उससे डिफरेंट होता है। आपने इन सिंपल शॉर्ट ये ध्यान रखना है कि जो ऑनर है और जो उसका बिजनेस है दोनों ही क्या है, सेपरेट और डिफरेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, बिजनेस शुड हैव कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है ना, हम अपनी कंपनी के, बिजनेस के, फर्म के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि प्रोपराइटर के व्यू पॉइंट से। ठीक है, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोपराइटर। सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो नेम से ही आपको पता चल रहा है कि आपने क्या करना है, फीचर्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि आप अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जितने भी क्वांटिटेटिव आइटम्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आप सिर्फ एंड सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट भी यही कह रहा है कि आपने क्या करना है, जो ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी आपके क्वालिटेटिव नेचर के होंगे, हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। रीजन भी क्योंकि आपका ये कंसेप्ट और आपको ये लॉ ने बनाया और आपको ये फॉलो करना ही करना होता है। क्या कहते हैं, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग which are capable of being expressed in terms of money। जो भी आप मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप सिर्फ एंड सिर्फ उसे ही दिखाएंगे। एंड इवेंट इवन दो इट मे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस, जब तक उसका कोई भी आपको मॉनेटरी नेचर में इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि कोई बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताया था फीचर्स में कि इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस में, बट आप उसे फिर भी नहीं रिकॉर्ड करते। रीजन, आप उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, मनी की टर्म्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं मेरे कस्टमर कितने सेटिस्फाई हैं, है ना, तो आप नहीं बता सकते हो ज्यादा है, कम है, मीडियम है, तो वो क्वांटिटेटिव नहीं हुआ ना। तो हालांकि इंपॉर्टेंट तो है, आपको देखना पड़ेगा ना, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी है। या फिर अगर आपके किसी भी डिपार्टमेंट्स में, दो डिपार्टमेंट्स में क्वेरल हो जाता है, लाइक आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो अगर प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन रोक दी तो सेल्स वाला सेल्स क्या करेगा, और कंपनी को लॉस होगा। जो कंपनी की प्रॉफिट्स है या लॉसेज है वो सफर करेंगे, मतलब फैक्ट्स तो फिगर अफेक्ट हो रही है, बट स्टिल हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि क्वेरल को आप क्वांटिटेटिव में टर्म नहीं करते। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में क्या कहा गया, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ठीक है, डिस्प्यूट या क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न से आपको क्या समझ आ रहा है कि आपका जो भी बिजनेस है ना वो कंटिन्यू रहेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम कभी भी ऐसा एज्यूम करके नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करते कि मुझे 1 ईयर के बाद या मुझे कुछ मंथ्स के बाद उसे क्लोज करना, उसे शट डाउन करना है ना। आप कोई भी फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होता है कि मुझे फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे अपना बिजनेस रन करना है, यही होता है। तो हमारा कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं वो, एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। ठीक है, कि हम ऐसा मान के चलते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा बिजनेस है वो कैसा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो एग्जिस्ट करने वाला है। The transactions are recorded in the books of accounts on the assumption that it is a continuous process। तो आप ये मान के चलते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कॉन्टिन्यूटी में अराइज होने वाली है ना।
तो आप यही एज्यूम करके ही अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और एक चीज यहाँ पर लिखी है फिक्स्ड एसेट्स, आप जो एक्वायर्ड प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप जिस प्राइस पर उसे लेकर आए हैं ना, जिस प्राइस पर आपने परचेज किया है, आप उसी प्राइस पर ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी जो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया उसके ऊपर नहीं आप ध्यान देते। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द डेप्रिसिएशन, यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट। कोई भी सब्सिक्वेंट इंक्रीज हुआ है, कोई भी सब्सिक्वेंट डिक्रीज हुआ है, तो आपको उसको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ मूविंग अहेड वी आर हैविंग फोर्थ कंसेप्ट, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का दूसरा नेम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, मतलब हिस्ट्री। हिस्टोरिकल मीन समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स at the price at which it was acquired। आप इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, हिस्टोरिकल मींस पास्ट, है ना। तो आप ये कंसेप्ट क्या कह रहे हैं आपको, कि आप जो भी एसेट बाय करेंगे ना, उसी प्राइस पर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। जिस प्राइस पर आप उसे पहले कभी खरीद कर लाए थे, परचेज करके लाए थे, एक्वायर किया था, आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्राइस पर ही उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कोई भी सब्सिक्वेंट इंक्रीज आ रहा है, कोई डिक्रीज आ रहा है, आप उसे कभी भी कंसीडर नहीं करते। ठीक है, Since the acquisition cost relates to the past, acquisition cost किससे रिलेटेड है, आपके पास से, कभी आपने पहले ही लिया था ना, तो इसीलिए इस कॉस्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल है, देखो आपने सपोज लैंड ली है, आपने लैंड बाय की, आपकी लैंड उस टाइम पे जब परचेज की थी, देन द वैल्यू ऑफ द लैंड इज 50 लाख रुपीज, बट आफ्टर सम टाइम जो लैंड की वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी 55 लाख रुपीज होगी है एट प्रेजेंट। बट जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे ना, तो अब आप कौन से पे अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे, 50 या 55? ऑफ कोर्स हमारा कंसेप्ट क्या क्या कह रहा है, जिस प्राइस पर आपने उसे एक्वायर किया है, जिस प्राइस पर आप उसे बाय करके आ रहे हैं, है ना, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, 50 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। इफ अ बिजनेस एंटिटी परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट दिस फिगर ओनली। अगर आप कोई भी बिजनेस है, बिल्डिंग बाय करके लाया है 20 लाख रुपीस की, तो आप उसे इसी अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद अब वो 20 लाख की जगह उसमें चाहे वो 25 लाख की वैल्यू होगी या 26 लाख की होगी, बट आप उसे कंसीडर नहीं करोगे। हमने सब्सिक्वेंट उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है या उसके बाद डिक्रीज हुआ है, हमने उसको कंसीडर नहीं करना। आपने जिस प्राइस पर सबसे पहले बाय किया था, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो हमने लास्ट कंसेप्ट में ये पढ़ा था फर्स्ट में, कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, कि आप जो बिजनेस करते हैं इस माइंडसेट से, इस एजम्पशन से करते हैं कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है ना। तो इनडेफिनेट पीरियड हो गया। तो अब जब इनडेफिनेट पीरियड है, तो आप एक्चुअल में उसकी पोजीशन कब जानेंगे? ऑफ कोर्स आप जब बिजनेस को क्लोज करेंगे, शट डाउन होगा बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको नेट प्रॉफिट्स, नेट लॉसेस तो फिर तब पता चलने चाहिए। बट ये तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा ना। सपोज आप 20, 30, 40 ईयर्स के बाद आपका बिजनेस शट डाउन करते हैं किसी भी रीजन से, तो अगर आपको 40 ईयर्स के बाद ये पता चलता है कि मुझे तो जी कॉन्टिन्यूसली लॉसेस हो रहे थे, है ना, या अगर प्रॉफिट्स थे तो ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं था प्रॉफिट्स में, तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई हमारा ये कंसेप्ट आया था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मींस आपकी जो बिजनेस की लाइफ है ना, उसे हमने इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 ईयर में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, राइट। अब वो 1 ईयर कितना होता है आपका, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक के हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और यही हमारा होता है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं क्या बोला गया है। अच्छा देखो, इसको डिवाइड करने का मेन रीजन क्या है, कि आपको हर ईयर के एंड में ये पता चल सके कि आपके कितने लॉसेस हैं, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट, वो क्या, कहां पर आप स्टैंड करते हैं। क्योंकि देखो अगर आपको बिजनेस शट डाउन करने के टाइम पे पता चल रहा है कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो आपके जो भी यूजर्स है ना, उनके लिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उनको भी ये चाहिए ना। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स को आप नॉलेज देंगे ना कि हमारी कंपनी इतने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, इतने रिटर्न्स देती है, तो ये सब के लिए हमने क्या किया, अपने जो भी बिजनेस की एंटायर लाइफ है, ठीक है, उसे आपने डिवाइड करा हुआ है 1 ईयर में।
और उसी 1 ईयर को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और वो स्टार्ट कब होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलो देखो क्या कहते हैं, एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू indefinitely for a long period, so the net results of the business operations can be ascertained only when the business is completely wound up। ये चीज बोलिए कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट इस इंटेंशन से किया था कि हम अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन करेंगे, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो नेट रिजल्ट्स हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस के, वो तभी पता चल सकेंगे जब आप उसे वाइंड अप करेंगे, राइट। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। बट ascertainment of profits after a very long period will be of little use। तो वो आपके ज्यादा किसी काम के नहीं होते हैं। किसके काम के नहीं होते? आपके प्रोप्राइटर्स के, राइट, आपके मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज है। क्यों लिटिल यूज क्यों होते हैं? बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक द करेक्टिव स्टेप्स। देखो अब आपका बिजनेस ही खत्म हो चुका है, तो अब क्या स्टेप उठाओगे? वाइंड अप होने के बाद आपको लग रहा है पता कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी, हमारी जो फाइनेंशियल साउंडनेस थी, बैकग्राउंड थी, वो काफी समय से खराब चल रही है। तो जब बिजनेस बंद होने की सिचुएशन पर आ चुका है, तो एक प्रोप्राइटर उस टाइम पे क्या ही एक्शन लेगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है ascertainment of profits after a very long period will be of little use to the proprietors, managers, investors and others because it will be too late to take corrective steps। ठीक है, अब द यूजर जो होते हैं ना, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हर कुछ टाइम के बाद क्या चाहते हैं? इंफॉर्मेशन चाहते हैं नेट रिजल्ट्स की, बिजनेस की एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। ठीक है, मतलब कुछ गैप पर वो ये जानना चाहते हैं, कौन? आपके जितने भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो ये जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के क्या रिजल्ट्स हैं, मींस कितने नेट प्रॉफिट्स हैं, कितने आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपके कितने एसेट्स हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, ये सब जानने की वो कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने क्या करा है, एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। और जनरली हम क्या करते हैं, 12 मंथ के पीरियड को अडॉप्ट करते हैं, और वो 12 मंथ आपका कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने 5 कंसेप्ट करे हैं। फर्स्ट क्या था आपका? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेकंड हमने पढ़ा है मनी मेजरमेंट, देन गोइंग कंसर्न, आफ्टर दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट कंसेप्ट, है ना। और लास्ट हमने अभी 5th जो पढ़ा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, बेसिकली आपके 10 कंसेप्ट हैं। आज के लेक्चर में हम 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर नेक्स्ट 5 कंसेप्ट। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।